प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में कक्षा 12 कक्षा 12 की जो बुक है उसका सेकंड अध्याय है सत्ता के नए केंद्र। इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें 6 नंबर का आता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, 6 का कम से कम आता है। तो इस पार्ट को जरा ध्यान से समझेंगे और ये बड़ा लेसन है। इसको हम 3 वीडियो के द्वारा पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज जारी करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट और इसके बारे में आज बात करते हैं हम सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के नए केंद्रों में यदि बात करें संगठनों की, तो हमारे पास संगठन है, यूरोपीय संघ है, आसियान है, ब्रिक्स है, दक्षेस है। प्यारे छात्रों, यदि बात करें देशों की या राष्ट्रों की जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें बात करेंगे हम रूस की, चीन की, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। थोड़ा सा अब ये जान लें कि सत्ता के नए केंद्र की आवश्यकता क्यों है, सत्ता के नए केंद्र की जरूरत कहां से पड़ गई। तो प्यारे छात्रों, द्वितीय जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें सत्ता के 2 केंद्र थे, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका, और दोनों में आपस में वर्चस्व की या उदारवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर काफी संघर्ष चला। परंतु 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद सत्ता एक ध्रुवीय हो गई, अर्थात अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। अब अमेरिका के वर्चस्व को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें सत्ता के नए केंद्र की। सत्ता के नए केंद्र में क्या आता है, सत्ता के नए केंद्र का पहले अर्थ समझ लेते हैं। प्यारे छात्रों, शीत युद्ध के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी या निर्वहन शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि ये संगठन या देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के सामने या उसके समक्ष एक विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये अमेरिका के वर्चस्व को बांधने का काम कर सकते हैं। विश्व राजनीति में जो 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, है ना, उसके वो टूट गई। 2 ध्रुवीय व्यवस्था मैंने अभी बताया था, सोवियत संघ और अमेरिका की। 2 ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीति और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र काफी हद तक अमेरिका के प्रभुत्व या वर्चस्व को या उसकी दादागिरी को सीमित करने का प्रयास करेंगे। ये थे सत्ता के नए केंद्र का अर्थ। क्यों? अमेरिका का जो वर्चस्व है हर जगह अपनी दादागिरी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास करेंगे। प्यारे छात्रों, अब इसमें बात करते हैं हम यूरोप की परेशानियां। कभी पिछले लेसन में हमने बताया था कि शीत युद्ध का अखाड़ा कौन बना, है ना। अभी थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं, तो हम बात करते हैं यूरोप की परेशानियां। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप के देशों के कारण ही हुआ। छात्रों, जो दूसरा विश्व युद्ध था वो यूरोप के देशों के कारण ही हुआ था, इसलिए सबसे अधिक परेशानियों का सामना भी यूरोप के देशों को ही करना पड़ा। जहां पर लड़ाई हुई उन्हें ही ज्यादा सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा मुसीबत उन्हीं की आई। इस युद्ध में जन धन की अपार हानि हुई, अर्थात बहुत ज्यादा धन बर्बाद हुआ, बहुत ज्यादा जाने गई, और पराजित राष्ट्रों के, हारे हुए राष्ट्रों के साथ साथ जो विजेता राष्ट्र थे अर्थात जीते हुए राष्ट्र थे, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। ऐसा नहीं है हारे हुए राष्ट्रों की स्थिति खराब हुई, जो जीते हुए थे उनकी भी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उनका भी धन और वहां के लोग, उनकी भी काफी हानि हुई।
इसलिए प्यारे छात्रों, ऐसे देशों की मदद के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके पुनर्गठन के लिए बहुत सी मदद की। ऐसी एक मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। प्यारे छात्रों, ये मार्शल कौन थे? ये अमेरिका की सेना के एक सेनापति थे, जिनके नाम पर अमेरिका ने मार्शल योजना चलाई। इसके ऊपर अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, मार्शल योजना के ऊपर बोर्ड में लगभग कई बार अधिकतर आता ही है। ये तो नहीं कह सकते हर बार आता, अधिकतर आता है। प्यारे छात्रों, 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। अब आप कहेंगे पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद क्यों की गई? क्योंकि द्वितीय उसमें शीत युद्ध में जो है पूरा यूरोप बट गया था और पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ थे और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ थे। अतः अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद की। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। प्यारे छात्रों, जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। प्यारे छात्रों, फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ और वर्तमान में यूरोपीय देशों की जो यूरोप के जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 27 है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देश। यूरोपीय संघ के सदस्य देश, अब इसको हम यूरोपीय संघ के सदस्यों को देश को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पुराने सदस्य और नए सदस्य। तो पुराने सदस्य यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन। तो ये यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश हैं। इसमें जो बाद में सदस्य देश आकर मिले हैं उन पर गौर फरमाएंगे। यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया, ये यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। अब यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 27 हो गई है। प्यारे छात्रों, ब्रिटेन ने जून 2016 में एक जन्म संग्रह कराया अपने यहाँ, और जन्म संग्रह के द्वारा जो उसकी विचारधारा निकल के आई, उसने अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया। अब अलग होने के निर्णय को प्यारे छात्रों ब्रेक्जिट कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ब्रेक्जिट क्या है, तो संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। वह अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है और जनवरी 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया और जो एक इसके पुराने सदस्यों में था। प्यारे छात्रों, यदि बात करें यूरोपीय संघ के झंडे की, आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो कैसा है, इसके बारे में कई आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आया। तो यूरोपीय जो संघ का झंडा है वो नीले रंग का है। उसका जो आधार है, जो बेस है, वो नीले रंग का है। उसमें सोने के 12 सितारे हैं जो एक गोले के रूप में है, अर्थात सोने के 12 सितारों को एक गोले से बंद कर दिया गया है, घेर दिया गया है। तो यह सितारों का जो घेरा है यूरोप के लोगों की
एकता मेल मिलाप का प्रतीक है। वहां की समग्रता एकता का प्रतीक है। इसमें सितारों की संख्या 12 है, क्योंकि 12 की जो संख्या है ये वहां की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यूरोपीय जो संघ का झंडा है उसमें 12 सितारे हैं और 12 सितारे इस तरह से बना करके इनको एक घेरे में बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों की इस घेरे से पता लगता है कि ये एकता में हैं। ठीक है, अब बात करें यूरोपीय संघ के प्रधान अंग। यदि यूरोपीय संघ के प्रधान अंग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो प्यारे छात्रों, यूरोपीय संघ के जो प्रधान अंग हैं, है ना, उसमें है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद और नंबर 1 सुरक्षा परिषद, नंबर 2 हो गया यूरोपीय मंत्री परिषद और नंबर 3 हो गया यूरोपीय संसद और नंबर 4 हो गया आर्थिक व सामाजिक समिति। नंबर 5 पर आएगा यूरोपीय संघ के कानूनों की व्यवस्था के लिए न्यायिक न्यायालय, अर्थात वहां यदि कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट की व्यवस्था की है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य। जैसे अन्य संघों के उद्देश्य होते हैं, ऐसे यूरोपीय संघ के उद्देश्य। प्यारे छात्रों, ज्यादातर जितने भी संगठन बने हैं सबके उद्देश्य समान ही हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे यूरोपीय संघ के उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसके जैसे नंबर 1 है यहाँ की एक समान विदेश नीति और एक समान सुरक्षा नीति। भाई जब सारे संगठन बनाएंगे तो विदेश नीति और सुरक्षा नीति समान है। और नंबर 2 यहाँ पर देखा जाए आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करेंगे। ये सदस्य देश आपस में जो आंतरिक मामले हैं और न्याय से मामले हैं, ऐसे मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे कि इसमें घेरे में इसको चिन्हित किया गया है, तो इसका मतलब है एकता के सूत्र में है। अतः प्यारे छात्रों, यहाँ की जो मुद्रा है वो भी एक समान है, एक समान मुद्रा है यूरो, जिसका चलन इसके सभी देशों में है। और इन्होंने क्या किया है, वीजा मुक्त आवागमन, एक देश से दूसरे देश में, यदि आपस में जो देश हैं अगर हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसका आवागमन, उस पर वीजा नहीं है। प्यारे छात्रों, इन्होंने आर्थिक एकीकरण और वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के आवागमन रखा है। आर्थिक एकीकरण के अंतर्गत इन्होंने आर्थिक एकीकरण की नीति अपनाई है आपस में सभी देशों ने। तो सदस्य देशों के बीच में क्या है, वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, है ना, और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के आने जाने का भी प्राविधान है या आवागमन की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है सदस्य देशों की जो कृषि प्रणाली है और उद्योग धंधे हैं उनके विकास करने की बात कही है। ये सभी संगठनों ने की गई है विकास की बात, जितने भी संगठन बने हैं सभी संगठनों में विकास की बात की गई है। तो ये पॉइंट तो आप सभी में लिखेंगे, है ना। तो इसने भी सदस्य देशों की कृषि प्रणाली और उद्योगों के द्वारा एक दूसरे को विकास करने की बात की गई है। और प्यारे छात्रों, एक बात और की गई है, निर्धन और संपन्न देशों के बीच की जो खाई है या गरीबी अमीरी के जो बीच की खाई है उसको कम करने का प्रयास यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का, जो ज्वलंत मुद्दा है आज के समय का, वो है पर्यावरण। पर्यावरण में सुधार के लिए वन और वन्य जीव तथा नदियों की सुरक्षा करने का भी इसमें विचार किया गया है। तो ये हो गए हमारे यूरोपीय संघ के उद्देश्य। अब बात करें यूरोपीय संघ की विशेषताएं, तो जैसे उद्देश्य ऐसी विशेषताएं हैं। फिर भी यूरोपीय संघ की विशेषताओं में यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर, ये आर्थिक सहयोग वाली संस्था के रूप में शुरू हुई, अब ये कैसी हो गई, इसने राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है।
तो आर्थिक सहयोग वाली जो संस्था के रूप में इसने काम शुरू किया, अब ये राजनीतिक संस्था के रूप में चल रही है। इसका नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। अर्थात जितने इसके अंदर देश समाहित हैं, सारे मिलकर एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, इसमें इसके विशेषताओं में नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है, एक साझी मुद्रा जिसका नाम यूरो है, अपनी एक साझी मुद्रा जो सभी देशों में चलती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश नीति और साझी सुरक्षा नीति बना ली है। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 ये सोने के सितारे हैं, जो सितारों को घेरों के रूप में रोका गया है, घेर दिया गया, बाउंड्री कर दी गई है। ये वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। प्यारे छात्रों, अब इस लेसन में नया पॉइंट बन सकता है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, कारण, है ना, या विशेषताएं। ठीक है, इस यूरोपीय संघ को ताकतवर, शक्तिशाली बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम इसकी बड़ाई करेंगे, है ना। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 में यूरोपीय संघ कैसी है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और यहाँ का सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी कहीं ज्यादा था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं, इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिका की मुद्रा डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है, अर्थात उससे आगे निकल सकती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुने से भी ज्यादा है। जो विश्व का, पूरे विश्व का व्यापार है, उसमें यूरोपीय संघ की जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका के व्यापार के 3 गुने से भी ज्यादा है। और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रयोग यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। इसकी आर्थिक शक्ति का जो प्रभाव है वो अमेरिका, यूरोप, है ना, के या अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव है, अफ्रीकी देशों पर भी इसका प्रभाव है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य कर रहा है। इसका एक सदस्य देश है प्यारे बच्चों, फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, एक नकारात्मक शक्ति होती है। तो इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है ना। यूरोपीय संघ अमेरिका सहित अन्य देशों की राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। और इसका एक पॉइंट ये बन सकता है, यूरोपीय संघ सदस्य, यूरोपीय जो संघ का सदस्य है फ्रांस, वह परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अब आप समझते होंगे, जिनके जो परमाणु शक्ति संपन्न है उनका मुकाबला क्या आसान है। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, अर्थात किसी के मामले में टांग अड़ाने की भी ताकत रखता है। प्यारे छात्रों, अब इसमें लास्ट में यूरोपीय संघ की जब हमने प्रशंसा कर ली, उसके साथ साथ ही हम जान सकते हैं इस संघ की कमजोरियां। इस संघ की प्यारे छात्रों क्या क्या कमजोरियां हो सकती हैं, है ना। वैसे तो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी हो सकती हैं। प्यारे छात्रों, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और अपनी रक्षा नीति है, जो कभी कभी एक दूसरे के मामले में आड़े आ जाती है या कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। प्यारे छात्रों, यूरोप के कुछ हिस्सों में जो यूरो मुद्रा है उसको लागू करने के लिए नाराजगी है। जैसे
डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा मानने का कई बार विरोध किया, है ना। किसने? डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी संगठनों में भी रहे हैं, तो ये भी एक कमजोरी हो गई। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून, अभी मैंने बताया था, जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया था। अतः अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है, पहले यूरोपीय संघ का सदस्य था। तो ये आती हैं प्यारे छात्रों यूरोपीय संघ की कमजोरियां या इसकी सीमाएं या इन बाउंड्री में बंधा हुआ है। प्यारे छात्रों यूरोपीय संघ में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन या आसियान, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी नई नई वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।